मोहित, तेरे पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी बहन प्राची की शादी कर दूं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। पिता की आंखों के सामने शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। माँ, पर मैंने अभी अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म की है। मुझे कॉलेज भी करना है। मेरा सपना है कॉलेज करने का। सपना क्या होता है बेटी, बाप के आगे शादी हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया है तेरे लिए, तो अब इसको ठुकरा मत, शादी कर ले। पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी। प्राची का सपना था कि वो कॉलेज करे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और पिता की सेहत देखकर उसकी माँ उसकी शादी आलोक नाम के लड़के से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह प्राची की मुंह दिखाई की रस्म होती है। रेखावती, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, पर तेरी बहू का शरीर देखकर तो लगता है इसकी उम्र बहुत कम है। पढ़ने लिखने की उम्र है अभी तो इस लड़की की। हाँ, उम्र थोड़ी कम है इसकी मेरे बेटे से, पर मुझे घर में बहू चाहिए थी, तो बस झटपट में मैंने इसको ही अपने घर की बहू बना ली। सुनीता के जाने के बाद रेखावती की चारों बेटी माधुरी, पाखी, वैशाली, कीर्ति अपने हॉस्टल से घर आती हैं। ये लो बहू, तुम्हारी चारों नंदे भी आ गई हैं। अरे माँ, शादी में हम शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप भैया की शादी एक बालिग लड़की से करवा रही है। लेकिन इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा कम है भैया से, और इन्हें तो अभी पढ़ना लिखना चाहिए था। हाँ सचमुच, उम्र तो बहुत ज्यादा ही कम है। इस उम्र में तो हर लड़कियां अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती हैं। अरे कुछ उम्र कम नहीं है, हमारी भी इस उम्र में शादी हो गई थी और हमने भी पूरा घर संभाल लिया था। और अब मेरी बहू भी मेरी ही तरह पूरे घर को संभाल लेगी। क्यों बहू, संभाल लोगी ना? जी माँ जी। अब प्राची सबको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है प्राची। शुक्रिया आलोक जी। वैसे माँ, अभी हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी कुछ दिनों तक हम यहीं रहेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी। एक दिन प्राची अपने नंद के कमरे में सफाई कर रही होती है और वहां से एक किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। अच्छा भाभी, आपको किताबें पढ़ने का भी शौक है क्या? नहीं, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ही सही, पर आप पढ़ती तो हैं। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। अब प्राची जब भी घर की सफाई करती और अपने नंद के कमरों की सफाई करती तो वहां पर रखी कॉलेज की पुस्तकों को पढ़ने लगती। एक दिन प्राची कॉलेज की पुस्तक को उठाकर हॉल में बैठकर पढ़ रही थी कि तभी वहां पर उसकी चारों नंद उसके हाथ से किताब लेते हुए कहती हैं, अरे बाप रे, इतनी डिफिकल्ट बुक पढ़ रही हो मेरी भाभी, कुछ पूछूं इसमें से, बता पाओगी? जी पूछिए। अच्छा तो बताइए, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? इसका उत्तर है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस। वाह रे भाभी, एक झटके में आपने एकदम करेक्ट आंसर दे दिया। इस आंसर को याद करने में तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लग गया था। आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर आपने अपनी आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया? कॉलेज करने की इच्छा तो मेरी भी थी, पर मैं एक गरीब परिवार से थी, तो माँ बाप पढ़ाने में असहाय थे, इसलिए शादी करनी पड़ी। अरे तो आप ये बात हमसे कहती। अच्छा आप रुकिए, मैं आज ही माँ से आपके आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती हूँ। उस रात जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं। माँ, मैं क्या कह रही थी कि भाभी अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है, तो हम लोग उन्हें लेकर कल कॉलेज जा रहे हैं एडमिशन करवाने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि प्राची आगे पढ़ना चाहती है। लेकिन मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम चारों बहनें पहले ही हॉस्टल में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो, और तुम्हारे साथ अगर मेरी बहू भी हॉस्टल में कॉलेज की पढ़ाई करने चली जाएगी तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करवाई कि घर मुझे संभालना पड़े। रहने दीजिए, माँ सही कह रही हैं, मैं घर ही संभाल लूंगी। रुकिए भाभी, माँ ये क्या बात हुई? घर के कामकाज के चक्कर में आप भाभी को आगे पढ़ने नहीं देंगी। ठीक है, हमारे हॉस्टल से आपको प्रॉब्लम है, तो आज से हम लोग भी अपने कॉलेज की पढ़ाई यहीं दिल्ली में रहकर करेंगे। हाँ माँ, और घर के कामकाज भी हम मिल बांट के कर लेंगे। कुछ काम हम कॉलेज जाने से पहले और कुछ काम हम कॉलेज जाने के बाद कर लेंगे। इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर करवा दो बहू का कॉलेज में एडमिशन। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राची की चारों नंद अपनी गरीब भाभी का ऑनलाइन एडमिशन करवाती हैं। अगले दिन सुबह प्राची कॉलेज के लिए रेडी होती है। भाभी, आज आपकी कॉलेज का पहला दिन है, खुश तो हो ना? जी नंद जी, मैं बहुत खुश हूँ। पांचों नंद अपनी गरीब भाभी को लेकर घर से कॉलेज के लिए निकलती हैं। अरे बाप रे बाप, अब घर की बहुएं भी कॉलेज जाएंगी क्या? बेटियां हॉस्टल में पढ़ रही थी, ये कम था। आपको क्या दिक्कत है आंटी? आप अपने घर में देखिए ना, आपकी बहू बेटी क्या कर रही है। चलो भाभी, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है, आप फालतू लोगों की बातें मत सुनो। कॉलेज में आकर प्राची अपना आइडेंटिटी कार्ड सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में देती है।
उम्र तो बहुत ज्यादा ही कम है तुम्हारी और शादी भी हो गई, लेकिन अगर पढ़ना लिखना ही था तो पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करती ना, शादी क्यों की? एक्सक्यूज मी, आज इनका कॉलेज में पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि आप अपने एम्बेरस बोर्ड के साथ उन्हें ऑकवर्ड फील कराएं, और वैसे भी पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। चलिए भाभी, कॉलेज के अंदर चलिए। अब प्राची को लेकर उसकी चारों नंद क्लास के अंदर आती हैं, जहां क्लास टीचर अटेंडेंस ले रही होती है। श्रीमती प्राची प्रेजेंट मैम। आप हो श्रीमती प्राची? मुझे तो लगा कि कोई एजेड लड़की होगी, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? वो मैं सॉरी मैम, आपकी क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, बट ये उनका पर्सनल मैटर है तो आप इस पर क्वेश्चन मत कीजिए। वो नर्वस हो रही हैं और आज उनका पहला दिन है कॉलेज में। ओके सॉरी। टीचर के चले जाने के बाद प्राची अपने डेस्क पर बैठकर नोट्स बना रही होती है कि तभी वहां पर श्रुति नाम की लड़की आकर प्राची के हाथ से नोट्स छीनकर हवा में उड़ा देती है। ओहो, तब ये शादीशुदा आंटी भी हमारे साथ बैठकर क्लास लेंगी। मेरे नोट्स इधर दो पाखी माधुरी। श्रुति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यू स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव करने की? अभी के अभी नोट्स यहाँ पर रखो, नहीं तो मैं प्रोफेसर से तुम्हारी टीजिंग करने की कंप्लेंट करूंगी। ये पकड़ो अपने नोट्स, मुझे कोई शौक नहीं है इस आंटी के नोट्स लेने की। अब कुछ देर बाद चारों नंद अपनी भाभी के साथ कॉलेज की कैंटीन में आती हैं, जहां प्राची एक बहुत बड़ा लंच बॉक्स का डिब्बा निकालती है। इतना बड़ा लंच बॉक्स का डिब्बा? अरे अपने साथ साथ पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को लंच करवाने वाली हो क्या? शट अप मोहन, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी। लंच खत्म करके प्राची क्लास के अंदर जा रही होती है कि तभी पीछे से कुछ लड़के उसको छेड़ने लगते हैं। अरे देख क्या कंटाप माल आई है कॉलेज में। प्राची पीछे मुड़ती है कि अरे बाप रे, ये तो शादीशुदा है। अरे शादी करके अपने पति का घर बसाना था ना, यहाँ कॉलेज क्या करने आई हो? बी इन योर लिमिट्स राम। अगर तुम्हारी सिस्टर शादी के बाद कॉलेज जाती तो क्या उसको भी तुम ऐसे ही टॉन्ट मारते? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब कॉलेज से चारों नंद अपनी भाभी को लेकर घर आती हैं, फिर मिलकर घर के कामों को संभालती हैं। कुछ देर बाद सभी लोग खाना पीना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तुम लोगों को पता भी है मोहल्ले के लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं बहू के कॉलेज जाने से। माँ, मोहल्ले की बातों पर आप इतना ध्यान ही क्यों देती हैं? 4 लोगों का काम है 4 तरह की बातें बनाना। अगर मेरी वजह से बदनामी हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। नहीं भाभी, आप ऐसा नहीं करोगी और कोई बदनामी भी नहीं हो रही। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की चीज हम संभाल लेंगे। अब चारों नंद मिलकर अपनी गरीब भाभी की पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं और दिन रात मेहनत करके प्राची अपने कॉलेज के इकोनॉमिक्स कोर्स में टॉप करती है। कांग्रेचुलेशंस प्राची, तुमने कॉलेज में टॉप किया है इकोनॉमिक्स में, और कॉलेज की तरफ से तुम्हें एक जॉब भी ऑफर हुई है मल्टीनेशनल कंपनी में। कांग्रेचुलेशंस भाभी, चलो ये खुशखबरी घर में सबको देते हैं। माँ किधर हो आप? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बताओ? भाभी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है माँ, और एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भाभी को हायर भी किया है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस प्राची। क्या सच में इसने टॉप किया है कॉलेज में और इसकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहू, आज तो तेरी सफलता ने मोहल्ले की औरतों के गालों पर तमाचा मारा है, जो कहती थी कि बहुएं पढ़ लिख नहीं सकती। कहीं ना कहीं बहू, मैंने भी तुझे रोका, मुझे भी माफ करना। नहीं माँ जी, आप माफी क्यों मांगती हैं? जो भी था, लेकिन मेरा सपना आप लोगों और मेरी चारों नंद के सहयोग की वजह से ही पूरा हो पाया है। ये बात प्राची के पीहर वालों को भी पता चलती है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी गरीब बेटी प्राची अपने पीहर का सपना ससुराल में पूरा कर पाए, और ये सब कुछ उसकी चारों नंद के सहयोग की वजह से ही पूरा हुआ। अब प्राची भी अपने कॉलेज खत्म करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगती है। बहुत कम उम्र में हमारी माँ हम 5 बहनों को अनाथ करके चली गई। आज भी उनकी ये हंसती तस्वीर देखती हूँ तो लगता है माँ बोल उठेंगी। सिया की ये बातें सुनकर गीता और पिंकी की आंखें नम हो जाती हैं और तीनों ही बहन रोने लगती हैं, जिसके बाद गीता अपनी दोनों बहन की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, देखो, इस तरीके से अपने आप को कमजोर मत करो। अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारी छोटी बहनें मुन्नी और तितली का क्या होगा? और हमारी माँ हमारे साथ हमेशा रहती है। इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी परछाई हमेशा हमारे साथ है। तुम सही कह रही हो गीता, पर क्या करूं? कभी कभी अपने लाचार हालातों को देखकर माँ की बहुत याद आती है। लगता है अगर माँ होती तो वो सब संभाल लेती।
देखो, इस तरीके से हिम्मत मत हारो। हम तीनों ही अब एक दूसरे के माँ बाप हैं और एक दूसरे का सहारा, और इसी सहारे के साथ हमें अपनी 2 छोटी बहन को पालना है। माँ के गुजर जाने के बाद मुन्नी और तितली की बड़ी बहन गीता, सिया, पिंकी लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और उन्हीं पैसों से अपनी छोटी बहन मुन्नी और तितली को पढ़ा लिखा रही थी। एक दिन मुन्नी और तितली स्कूल से घर आकर कहती हैं, गीता दीदी मेरे स्कूल की ड्रेस की कमीज पूरी तरीके से फट गई है, मुझे नई ड्रेस दिला दो ना। सब लोग मेरे इस फटे ड्रेस को देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। लाओ इधर दो। गीता दीदी को परेशान मत करो, अपनी स्कूल की कमीज मुझे दो, मैं इसे सिलकर पहले की तरह नई कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब नया ड्रेस ही चाहिए। आप हर बार मेरी इस कमीज को सिलकर मुझे पहना देती हो। अच्छा ठीक है बाबा, अभी कुछ दिन पहन लो, फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी नई स्कूल की ड्रेस खरीद कर लेकर आऊंगी। पक्का प्रॉमिस? चलो पिंकी प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आओगी। अब सिया मुन्नी के छोटे छोटे हाथों में उंगली फंसाकर पिंकी प्रॉमिस करती है, जिसके बाद वह मुन्नी की स्कूल की कमीज को सुई धागे से सिलने लगती है। दूसरी तरफ गीता और पिंकी खाना बनाकर सबके लिए खाना परोसती हैं। सिया, अगर मुन्नी की कमीज सिल गई है तो आओ खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। सभी लोग जमीन पर बैठकर दाल, चावल, सब्जी, रोटी जैसे आहार को खा रहे होते हैं। तभी तितली कहती है, दीदी मुझे ना मछली खाने का मन कर रहा। आज स्कूल में ना दादी माँ की चटपटी मछली वाली कहानी सुनाई थी। उसमें ना दादी माँ ने बहुत टेस्टी मछली की सब्जी बनाई थी अपनी पोती के लिए। तब से मुझे भी मछली खाने का मन कर रहा है, खिला दो ना। देखो, अभी थोड़े पैसों की दिक्कत है और बाहर बाजारों में मछली बहुत महंगी मिलती है। जब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं पक्का तुम्हें अपने हाथों से चटपटी मछली बनाकर खिलाऊंगी। अब हर दिन मुन्नी और तितली अपनी बड़ी बहनों से छोटी मोटी चीजों की डिमांड करती, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पिंकी, सिया, गीता चाहकर भी मुन्नी और तितली की हसरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। तभी एक रात जब 5 अनाथ बहनें अपने फूस के घर में चद्दर ओढ़कर सो रही थी, तभी अचानक तेज तेज आंधी तूफान आने लगता है, बारिश पड़ने लगती है, ओले गिरने लगते हैं और उस आंधी तूफान में 5 अनाथ बहनों का वो फूस का घर टूट कर बिखर जाता है। गीता, सिया, मुन्नी और तितली को संभालो। तितली, मुन्नी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारा ये घर ये कैसे टूट गया? अब हम क्या करेंगे दीदी? हे भगवान, हम 5 बहनों को अब और कितने बुरे दिन दिखाएगा। हमसे हमारी माँ तो छीन ही ली तूने, अब उनका ये पुश्तैनी घर जो आखिरी निशानी था, आज तूने हम 5 अनाथ बहनों से उनकी आखिरी निशानी भी छीन ली। 5 बहन रात को अपनी टूटी झोपड़ी से निकलकर नंगे पांव भूखे प्यासे सड़क पर घर की तलाश में निकल जाते हैं। काफी दूर चलते चलते वो लोग थक जाते हैं, लेकिन उनका रहने का आसरा कहीं नहीं मिल पाता। तभी अचानक से तितली के पैरों में एक कांटा चुभ जाता है। मम्मा, मेरे पैर। अरे सिया, तितली के पैरों से तो खून आ रहा है, इसके पैरों पर तुरंत कुछ एंटीबायोटिक लगाना होगा, नहीं तो ये जख्म और गहरा हो जाएगा। यहाँ इस सुनसान जंगल में एंटीबायोटिक चीज क्या मिलेगी? ठहरो, घबराओ मत, वहां देखो, वहां पर नीम का पेड़ है। नीम की डलियों से कुछ पत्ते तोड़कर उसे पीस कर तितली के पैरों पर लगे जख्मों पर लगा देते हैं। इससे उसे किसी भी तरह की सेप्टिक प्रॉब्लम नहीं होगी। पिंकी पास के नीम के पेड़ से पत्तों को तोड़कर उसे अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर बारीक करके अपनी छोटी बहन तितली के पैरों पर जख्म पर लगाती है और फिर से 5 अनाथ बहन चलना शुरू करती है। कुछ देर बाद भूखे प्यासे इतनी दूर चलते चलते मुन्नी को बहुत तेज भूख लगती है। बड़ी दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अब मुझसे एक और कदम नहीं चला जाएगा। अच्छा रुको, घबराओ मत, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, तब तक थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे 5 अनाथ बहन चलते चलते एक बहुत बड़े कचरे के खान के पास आती हैं, जहाँ एक बड़े से डस्टबिन के पास कुछ रोटियां फेंकी हुई होती हैं। उन रोटियों को देखकर पिंकी उन्हें उठा लेती है और अपने दुपट्टे से साफ करके अपनी छोटी बहन मुन्नी को खिलाती है। ये ले मुन्नी, तुम्हें भूख लग रही थी ना, ये लो, ये रोटियां हैं, इन्हें खा लो। दीदी आप भी खाओ ना हमारे साथ। अब 5 अनाथ बहन उन रोटियों में से एक एक टुकड़े को खाती हैं और फिर से चलना शुरू करती हैं। अब चलते चलते 5 बहन गांव के एक बहुत बड़ी नदी किनारे के पास पहुंचती हैं। ओहो, देखो दीदी, यहाँ पर कितनी बड़ी नदी और कितनी ठंडी हवाएं चल रही, कितना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर। गीता, पिंकी, तितली सही कह रही, कल रात से चलते चलते मेरे पैर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इन पर छाले पड़ गए हैं। चलो थोड़ी देर इसी नदी किनारे बैठ जाते हैं। 5 बहन आकर जैसे ही नदी किनारे बैठती हैं कि तभी वहां पर उन्हें कुछ मछलियां तालाब के बाहर चटपटाती हुई दिखती हैं।
देखो दीदी, ये मछली तो नदी से बाहर आ गई और चटपटा रही है। अरे नहीं, ये मछली तो तालाब से बाहर आ गई है। अब हम इसे पकाकर खा सकते हैं, मजा आएगा। नहीं तितली, ये मछली जख्मी है, इसको हमारी मदद की जरूरत है। पांचों अनाथ बहन नदी किनारे अपनी नजरों को घुमाती हैं जहां नदी बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी। उसके ऊपर खाने पीने का रैपर, प्लास्टिक की बोतल, कूड़ा कचरा फेंका हुआ होता है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, उस रात आई आंधी की वजह से नदी का पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया और दूषित पानी होने की वजह से ये मछलियां नदी से निकलकर बाहर आ गई। एक काम करते हैं, नदी के इस तरफ के हिस्से को साफ कर देते हैं ताकि ये मछलियां पानी में आराम से रह सकें। अब पांचों अनाथ बहन मिलकर नदी के एक तरफ की साइड के सभी कचरों को उठा कर फेंकती हैं और उस जख्मी मछली को पानी के अंदर छोड़ती हैं, जिसके बाद वह मछली पानी के लहरों के साथ तैरने लगती है। अरे वाह दीदी, देखो वो जख्मी मछली नदी में कैसे डुबकी लगा रही है, डुबक 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 करके। पानी को साफ किया तो ये मछलियां फिर से तैरने लगी। इसका मतलब ये पानी दूषित है। चलो इस पूरे पानी को साफ कर देते हैं ताकि इस नदी किनारे की मछलियां अच्छे से इस पानी के अंदर रह सके। अब पांचों अनाथ बहनें पल भर में उस दूषित नदी को साफ कर देती हैं, जिसके बाद नदी का पानी चांदी की तरह चमकने लगता है और मछलियां भी उसमें डुबकियां लगाकर तैरने लगती हैं। इसके बाद पांचों बहन अपनी माँ की तस्वीर लेकर इस नदी किनारे बैठ जाती हैं। पानी कितना सुंदर लग रहा है ना, चांदी की तरह चमक रहा है इस नदी का पानी। लेकिन अफसोस, हमें रहने की अब भी कोई दूसरी जगह नहीं मिली। 2 दिन हो गए भटकते भटकते, लेकिन कोई घर नहीं मिला। माँ का वो पुश्तैनी घर भी हमसे छिन गया। क्या करें, कहाँ जाएं? पांचों अनाथ बहनें दुविधा में होती हैं। उनकी आशा अब निराशा में बदलती जा रही थी। तभी चांदी की तरह चमचमाती हुई नदी के अंदर से एक सुनहरी मछली निकलती है, जिसमें से एक सुनहरा प्रकाश और दिव्य आवाज निकलती है। क्या हुआ? तुम पांचों बहनें उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? माँ, कौन है यहाँ? डरो मत बहनों, मैं हूँ सुनहरी मछली। तुम बोल सकती हो? अरे मछलियाँ भी बोलती हैं। मैं कोई साधारण मछली नहीं, एक जादुई मछली हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुमने इस दूषित नदी को साफ करके इस नदी की सभी मछलियों की जान बचाई है। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माँ की ये तस्वीर देखकर लगता है कि तुम पांचों अनाथ हो। सही समझा। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और एक घर था, वो भी हम खो बैठे इस प्रकृति आपदा की वजह से। चिंता मत करो, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अब मैं तुम्हें एक सुंदर सा घर दूंगी जिसमें तुम पांचों बहनें आराम से रह पाओगी और यहाँ रहकर तुम इस नदी किनारे मछली पालन का काम भी कर पाओगी। सुनहरी मछली के जादू से एक बंजर जमीन पर तेज प्रकाश निकलता है और वहाँ एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह कितना सुंदर घर है, ऐसा घर तो मेरी किताबों की कहानियों में होता है। जादुई मछली, तुम तो बहुत अच्छी निकली। शुक्रिया मेरी नन्ही सी जान, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पांचों अनाथ बहनें नदी किनारे बने उस घर के अंदर जाती हैं। घर बहुत ही सुंदर होता है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। अब देखते ही देखते पांचों बहन उस नदी किनारे मछलियों का पालन शुरू करती हैं और मछलियों को लेकर बाजार में बेचती हैं। इसके बाद उनके पास एक व्यापार भी हो जाता है और आर्थिक तंगी भी खत्म हो जाती है।